नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, साथियों। आप सभी को हम बता दें कि ये विज्ञान की क्लास है और विज्ञान की क्लास में आज पढ़ेंगे इकाई 20। हमने क्लास में जो है इसका कुछ लेसन जो है हमने चर्चा कर लिया था और बाकी का बचा हुआ शेष जो है हमको पढ़ना है। तो हम सारा पूरा लेसन रिवीजन करते हुए चलेंगे साथ में। तो इकाई 20 है आपकी वायु। तो वायु के बारे में हमने सामान्य जानकारी जो है आप लोगों को बता दिया था। तो इसमें से मुख्य पॉइंट जो हमको पढ़ना है, मुख्य पॉइंट पढ़ना, जैसे वायु का संगठन हमने बता दिया था, वायु के अन्य घटक एवं उनका उपयोग क्या होता है ये बताना है, और क्या पढ़ना है कि जलवाष्प एवं अन्य ठोस कण, है ना, धूल, अन्य प्रदूषक कौन कौन से हैं, वायु प्रदूषण समस्या और समाधान पढ़ना है, और हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है और अम्ल वर्षा कैसे होती है ये पढ़ना है ना। तो बाकी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन रिवीजन करते हुए चलेंगे। कॉपी और कलम सब लोग ले लेना, और साथ में जो है जो भी इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट होंगे, समझाने वाले होंगे, तो उसके बारे में हम समझा देंगे, आपको बताते हुए चलेंगे। बाकी आप लोग अपनी बुक से पढ़ते चलिए और साथ में अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते रहिए, है ना। तो ये इतना सा काम करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सभी लोग जो है स्क्रीन पर देखते रहिए और पढ़ते रहिए। लिखा है, क्या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी पर जीवन क्यों है ना। क्या मंगल एवं चंद्रमा पर भी जीवन संभव है? यदि नहीं है तो क्यों नहीं है ना। तो ये कह रहा है कि क्या आपने सोचा है कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव हुआ। जीवित रहने के लिए वायु हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है। जल के बिना हम कुछ समय तक जीवित रहते हैं, परंतु वायु के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। हमारी पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में वायु एवं जल, इस कारण यहाँ पर पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्यों का जीवन है ना। तो यही कारण है कि हम बिना वायु के, और वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस जो है हम ग्रहण करते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि खाना और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बगैर, बिना ऑक्सीजन के हम पल भर भी जीवित नहीं रह सकते, है ना। तो अब आगे पढ़ें कि हम कैसे जानें कि हमारे आसपास वायु है ना। देखिए, वायु को हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, है ना। उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो आगे कह रहा है कि वायु जो है रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन है ना। क्या है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। यह हमें दिखाई देती है परंतु नहीं देती, परंतु हम वायु की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। आकाश में पतंग, गुब्बारे आदि उड़ाते हुए देखते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियों को हिलाते हुए देखते हैं, है ना। बच्चों को फिरकी घुमाते हुए देखते हैं। फिरकी वही जो आप लोग कहते हैं कनकनैया, है ना, तो वही है। तो फिरकी घुमाते हुए देखते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा वायु की उपस्थिति के कारण होता है। वायु जो है उस पर फोर्स डालती है, धक्का डालती है, दबाव डालती है ना, तो वो जो फिरकी होती है वो घूमती हुई नजर आती है। पेड़ पौधे हिलते हुए नजर आते हैं। तो यही वायु की उपस्थिति को क्या है, प्रदर्शित करता है। इसके अलावा देखो लिखा है, हम चलते हुए पंखे के सामने बैठ जाए तो हमें ठंडक की अनुभूति होती है। वायु की उपस्थिति के कारण ही होता है ना ऐसा। वायु के मतलब पंखे के सामने जब बैठते हैं या पंखे की जब हवा हमारे लगती है तो हमें क्या है, ठंडक महसूस होती है। इसका कारण क्या है कि वो हवा जो है हमारे लगती है, यही कारण है। यदि पंखे के सामने कागज के टुकड़े रखते हैं तो वो उड़ने लगते हैं और गिर जाते हैं, है ना। यह भी वायु की उपस्थिति के कारण ही होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम वायु को अनुभव करते हैं। इसके बाद देखो लिखा है कि वायु, अब ये वायु है क्या? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। वायु का यह घेरा हमारा वायुमंडल बनाती है। चलती हुई वायु हवा कहलाती है ना। तो हमने बताया था कि जो हमारे आसपास वायुमंडल है उसमें हवा जो है फैली हुई है। हम हवा से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, है ना। तो वायु का यह घेरा ही क्या बनाता है, वायुमंडल बनाता है। और चलती हुई वायु को क्या कहते हैं, हवा कहते हैं। सामान्य रूप से अगर जो हवा चल रही है तो उसको हवा कहेंगे, और अगर तेजी से हवा चलने लगे, है ना, तेज गति से हवा आ जाए तो उसको कहेंगे आंधी। और आंधी के साथ में अगर क्या आ जाए, पानी भी आ जाए, आंधी के साथ में क्या आ जाए, पानी आ जाए, और तो उसे हम तूफान का रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं ना, तूफान कहते हैं। और चक्रवात तो है जिसे बवंडर को लोग कहते हैं ना।
तो ये होगा चक्रवात। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अनुभव की होंगी, सामान्य जीवन में ये घटित हुआ करती हैं। तो इसके बाद देखो क्रियाकलाप लिखा हुआ है कि वायु के बारे में निम्नलिखित 20.1 तालिका बनी हुई है, इसको दर्शाना है, तथ्यों के निर्देशानुसार पूर्ति करना है। अच्छा, तो इसमें जो है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो किस प्रकार से करना, देखो वायु स्थान घेरती है, इसमें आपको सहमत और असहमत इनमें से कोई एक विकल्प आपको चुनना है। तो वायु स्थान घेरती, तो इसके लिए क्या आप विकल्प चुनोगे, तो ये है क्या, सहमत है। यहाँ पर क्या लिख दोगे, सहमत, है ना। तो ये सहमत इसमें लिख देना। वायु दाब डालती है ना, तो वायु दाब नहीं डालती लिखा है, तो इसमें असहमत लिख देना। क्या लिख देना, असहमत। तो इससे असहमत यानी वायु दबाव डालती है, जैसे हमें आंधी आती है तो हमें धक्का लगता है, या हवा चलती है तो धक्का लगता है, तो वायु क्या है, दबाव डालती है। वायु में भार होता है, ये भी आप सही है, तो सहमत कर दीजिए इसमें। वायु कई गैसों का मिश्रण है, हाँ, इसके साथ भी सहमति लगा दीजिए। और वायु का एक घटक नाइट्रोजन जलने में सहायक है, ये आपको असहमति से में लिखना है। क्या लिखना है, असहमत, क्योंकि वायु जो है, वायु में जो नाइट्रोजन होती है गैस, वो जलने में सहायक नहीं होती है, ठीक। और गीले कपड़े सुखाने में वायु सहायता करती है, 6 नंबर पॉइंट है कि गीले कपड़े सुखाने में वायु सहायता करती है, तो जरूर सहायता करती है। जैसे पंखे के सामने, पंखा चल रहा हो उसके सामने सर्दियों में हम कपड़े डाल देते हैं तो सूख जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि जो हवा होती है वो कपड़ों को सुखाने में सहायता करती है। वायु में धूल के कण नहीं होते हैं, ये गलत है, तो इसका मतलब है कि इसमें असहमत लिख देना। वायु पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ये भी सही है, इसके साथ भी सहमति का जो है विकल्प चुनेंगे। इसके बाद सोचिए और लिखिए, इसमें जो लिखा है कि हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोगी है वायु, है ना, वायु कहाँ कहाँ पर उपयोगी है, तो आपको 6 पॉइंट में 6 उपयोग उसके लिख देना है। जैसे वायु जो है आपकी साइकिल के टायर में होती है ना, वायु आसपास वातावरण में होती है, वायु में ऑक्सीजन होती है जिसको हम ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार से 6 उपयोग आपको इसमें लिख देना है। बाकी पॉइंट पर जाएंगे तो बाकी पॉइंट कह रहा है कि वायु में विभिन्न गैसों की प्रतिशतता, यानी कितने % कौन सी गैस है या अन्य कण या अन्य वस्तुएं इसमें होती हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अति सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसें जैसे आर्गन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, है ना, आदि का मिश्रण होता है। तो आइए जाने इन मिश्रण का संगठन क्या होता है, क्या है। तो जैसा कि हमने बता दिया था कि किस किस प्रकार से कितनी % कौन सी गैस है, तो इसमें देखेंगे कि नाइट्रोजन गैस कितना है, 78% है। कितनी है, 78% आपकी नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%। और अन्य गैसों की बात करें तो 0.97% आपकी अन्य गैसें आती। इन गैसों के अतिरिक्त वायु में जलवाष्प का मतलब है भाप, है ना, नमी, धूल के कण तथा अन्य घटक भी स्थित होते हैं, मतलब उसमें मिश्रित होते हैं, जिनकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आइए वायु में इनकी उपस्थिति का पता लगाएं, किस प्रकार से वायु जो है वायु में उपस्थित हैं। तो वायु में जो है जलवाष्प की उपस्थिति किस प्रकार से पता लगाएंगे, इसके लिए जो है प्रयोग दिखाया गया है, क्रियाकलाप किया गया है, इसको ध्यान से देखना है और थोड़ा उसके बाद अनुभव भी करना है। जैसे कि गर्मियों के दिनों में जब हम शरबत में बर्फ़ डालकर किसी अतिथि यानी मेहमान के समक्ष, मतलब के सामने रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ती हैं। कभी कभी ये बूंदें सतह पर धीरे धीरे लुढ़कने लगती हैं, यानी बूंद के रूप में क्या है, बन जाती हैं। जल की ये बूंदें कहाँ से आई हैं, क्या ये शरबत के पानी से आई हैं, नहीं, ये बूंदें वायु में उपस्थित जलवाष्प से आई हुई हैं। आइए समझें कैसे। वायु में जलवाष्प के मात्रा हर ताप पर स्थित रहती है, मतलब वायु में जो है हर ताप पर जलवाष्प जो है उपस्थित रहती है, नमी उपस्थित रहती है। अब कम ज़्यादा हो सकती है वो बात अलग, जैसे गर्मियों के मौसम में लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो उसमें नमी होती है लेकिन कम होती है। और वही बात करें तो शीतलहर, इसमें ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडी के मौसम में क्या है, हवा में नमी ज़्यादा है ना, इसीलिए वो शीतलहर कही जाती है। तो वह वायु जो गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है वह स्वयं ठंडी होने लगती है, और वायु में उपस्थित जलवाष्प गिलास की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। यदि बूंदों
बूंदें आपको गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई पड़ती हैं। यही बूंदें जो हैं क्या है, गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई देती हैं। यानी जो वायुमंडल में हमारी एक वायु है फैली हुई है, वो जब गिलास के संपर्क में आती है तो वो खुद ठंडा हो जाती है और उसमें जो जलवाष्प उपस्थित होती है, जो नमी उपस्थित होती है, वही जो है क्या गिलास के ऊपर जो है संघनित होने लगती है। संघनित होने का मतलब है बूंदों के रूप में परिवर्तित होने लगती है ना। इसके बाद देखो क्रियाकलाप 2 लिखा है कि वर्षा के दिनों में नमक का एक ढेला, ढेला का मतलब गुटका या छोटा सा टुकड़ा है ना, वायु में रख दीजिए। थोड़े समय के पश्चात आप देखेंगे कि नमक को घेरे हुए चारों ओर नमी एकत्रित हो जाती है। ये नमी कहाँ से आई है, आपने साथियों के साथ विचार कीजिए या शिक्षक से पूछिए, है ना। तो नमी ये वातावरण की है। जब नमी जो है नमक के संपर्क में आती है तो क्या होता है, नमक जो है पिघलने लगता है, तो उसके कारण जो है उसमें नमी आ जाती है। क्रियाकलाप 3 लिखा है कि एक स्टील के गिलास में कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल दें, है ना। चाहे स्टील का हो चाहे कांच का गिलास हो, कुछ बर्फ़ के टुकड़े इसमें डालिए। थोड़ी देर बाद देखें बाहरी सतह पर क्या दिखाई देता है, जल की बूंदें दिखाई देती हैं। इसी प्रयोग को यदि वर्षा के मौसम में करें तो दोनों में क्या अंतर होगा, क्या दिखाई देता है। वर्षा के मौसम में वायु में अधिक जलवाष्प की उपस्थिति के कारण गिलास की बाहरी सतह पर अपेक्षाकृत अधिक जल की बूंदें दिखाई देंगी, है ना। वही बात गर्मियों में जल्दी नहीं दिखाई देगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देना है। तो निष्कर्षतः ये निकला कि गर्मियों के मौसम में वायु में नमी कम होती है, जबकि बरसात के मौसम में चाहे आपका जाड़ों के मौसम में ले लो तो उसमें नमी जो है ज़्यादा होती है। इसके अलावा आगे लिखा हुआ कि स्थान एवं समय के साथ जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन, यानी समय और स्थान के अनुसार जलवाष्प की मात्रा नमी जो है वायु में उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। अलग अलग प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे प्रकृति में हर ताप पर नदी तालाब एवं समुद्र आदि के जल का वाष्पन होता रहता है ना। यह जलवाष्प वायु में मिल जाती है। प्रातः काल वायु में जलवाष्प की मात्रा जो है होती है। दोपहर में तापक्रम बढ़ने के साथ जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। बरसात के दिनों में जलवाष्प की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। रेगिस्तान, बंजर और पठार में वायु में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है ना। कोलकाता और मुंबई में समुद्र के किनारे निकट होने के कारण वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। बरसात में इन स्थानों पर आर्द्रता मीन्स नमी अधिक होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि स्थान और समय के परिवर्तन के साथ वायु में जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर नदियाँ, तालाब और पोखर ज़्यादा होंगे वहाँ पर क्या होगा, जो है वायुमंडल में नमी बनी रहेगी, तो वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा वायु में ज़्यादा होगी। इसके अलावा देखो वायु में ठोस कणों की उपस्थिति, तो ये आप कैसे जानोगे, कैसे अनुभव करोगे। ये देखो चित्र बना हुआ है कि मतलब कल्पना करें गर्मी के दिनों में एक बंद कमरे में बैठे हैं, दरवाजे के किसी छिद्र से सूर्य का तेज प्रकाश आ रहा है और सामने फर्श पर एक गोल चमकदार क्षेत्र बन रहा है। छिद्र से फर्श तक एक आलोकित पथ, जैसे आपको दिखाया गया है कि दरवाज़ा बना हुआ उसमें छेद है और छेद से जो है क्या है, बंद कमरे में लाइट आ रही। तो लाइट आएगी तो जितना आपको ये क्या है, रास्ता बन जाएगा लाइट का, है ना। तो उस लाइट में आप देखिए तो हल्के छोटे छोटे कण आपको दिखाई देंगे। ये कण क्या है कि वायु में जो है मिश्रित हैं, है ना। वायु के साथ क्या है, धूलकण मिश्रित होते दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें देखो आगे लिखा है जिसमें चमकते हुए छोटे छोटे कण इन्हें अत्यंत सूक्ष्म तैरते हुए दिखाई देते हैं। यही सूक्ष्म वायु में उपस्थित धूल के कण होते हैं। अच्छा, इसके बाद लिखा है कि स्थान एवं समय के अनुसार धूल कणों के मात्रा में परिवर्तन, यानी समय और स्थान के अनुसार ठीक धूल कणों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि जिस आपको कहीं धूल कण वाले स्थान पे चले जाओ जहाँ पर मिट्टी वाला कार्य हो रहा हो, तो वहाँ पर वायु में क्या है, धूल कण ज़्यादा होंगे। जैसे लिखा है कि आप किसी नदी किनारे सैर कर रहे हैं, अचानक तेज आंधी आ जाए तो आप अनुभव करेंगे कि वायु में धूल के कण बढ़ गए हैं, है ना। यह भी संभव है कि बालू के कण तीव्र वेग से आपके चेहरे पर आकर लगें। सांस लेने पर बालू के कण मुंह के अंदर जाने का डर रहता है और आपका दम घुटने लगता है। कुछ समय बाद यदि वर्षा हो जाए तो वर्षा के बाद वही वायुमंडल एकदम स्वच्छ हो जाता है। आसमान में कहीं धूल कण नहीं दिखाई पड़ते।
धुंधलापन दिखाई नहीं पड़ता, सांस लेने में जो है सुखद अनुभव होता है। क्यों? वर्षा के कारण धूल के कण जो हैं वो भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं और वायु धूल के कणों से मुक्त हो जाती है। सूखे एवं रेतीले क्षेत्रों में भी भूमि के क्षरण के कारण वायु में बहुत अधिक मात्रा में धूल के कण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको समझ में आया कि वायु में जो है स्थान और समय के अनुसार क्या है, धूल के कण कम या ज़्यादा होते हैं। धुएं में ठोस कणों की उपस्थिति, ये देखो धुएं में ठोस कणों की उपस्थिति का अनुभव कैसे करोगे। लिखा है कि आपने ट्रैक्टर से धुआं निकलते हुए देखा होगा। जिस पाइप से धुआं निकलता है उसके ठीक ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा मुड़ा हुआ होता है ना। ट्रैक्टर सभी लोगों ने देखा हैगा, सबके गांव में होगा, शहरों में भी होता है ना। तो उसका जो क्या कहते हैं, जहाँ से धुआं निकलता है, सलेंसर बोलते हो है ना, तो वो उसका जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो मुड़ा हुआ होता है ना, जिससे वर्षा का जल उसके अंदर ना जाए, इसीलिए उसको बनाया जाता है। मुड़े स्थान के सिरे पर काले रंग का एक पदार्थ जम जाता है, देखा होगा आपने। और जिन घरों में धुआं निकलने के लिए छत नहीं होती है, चिमनी नहीं होती है, उसमें काला पदार्थ जम जाता है। दीपक जलाकर भी काजल बनाते हैं। जैसे दिवाली का जब मौसम होता है तो दिवाली में क्या करते हैं, काजल पारते हैं, है ना। तो उसका उदाहरण दे रखा है। तो ये जो वास्तव में जलते हुए दीपक और ट्रैक्टर, धुआंदानी, ये सब और कारखाने, ये सब क्या है, ये सब अत्यंत सूक्ष्म कण कार्बन के होते हैं जो काला काला लगा हुआ होता है, जो आँखों से दिखाई नहीं देते। यही कारण है, यही कण एकत्रित होकर काले पदार्थ के रूप में दिखाई देते हैं। जब यही धुआं वायु में मिल जाता है तो वायु में कार्बन के सूक्ष्म कणों की उपस्थिति हो जाती है। इसके बाद देखेंगे वायु के घटकों का उपयोग, है ना। अच्छा, इसमें जो है ये देखो एक वर्ग में जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि धुएं से स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव। एक तो अगर ज़्यादा धुआं होगा उस क्षेत्र में ज़्यादा देर रुकना पड़ जाए तो क्या होगा, थकान और सुस्ती महसूस होगी। दूसरी बात है सिर दर्द होने लगेगा और आँखों में जलन, है ना। जब आँखों में धुआं लगेगा तो जलन पैदा हो जाएगी और क्या है, आंखें दर्द करने लगेंगी। एलर्जी हो सकती है आपके, और सीने में दर्द हो सकता है क्योंकि फेफड़ों में जाके क्या है, वो धूल कण आपके जमने लगते हैं तो सीने में दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। फेफड़ों संबंधी बीमारी जैसे कि खांसी वगैरह हो जाती है और गले में घाव बन जाते हैं। तो ये बीमारियां हो जाती हैं धुएं की उपस्थिति के कारण। वायु के घटकों का उपयोग। वायु के विभिन्न घटक जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। इसके लिए उपयोग निम्नलिखित हैं, ये देखो बताए गए हैं किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है ना। सांस लेने की क्रिया कौन सी गैस ली जाती है, ऑक्सीजन गैस ली जाती है। ऑक्सीजन प्राणदायक गैस है। श्वास संबंधी रोगियों को ऑक्सीजन सिलेंडर से कृत्रिम श्वास दी जाती है। अधिक ऊंचाई तथा अधिक गहराई पर जो है ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कमी पूरा करने के लिए पर्वतारोही, समुद्री गोताखोर तथा अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं सांस लेने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। तो यह ध्यान देना है कि जो पर्वतारोही है ना, पर्वतारोही जो है सबको मालूम है ना क्या होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं तो वो होते हैं पर्वतारोही। और समुद्री गोताखोर मतलब समुद्र में जो गोता लगाते हैं, है ना, तो वो। और अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन गैस भरी होती है तो वो ऑक्सीजन गैस ले जाते हैं साथ में और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसका यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन किसी वस्तु के जलने में सहायक होती है ना, किसी भी वस्तु के जलने में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। यदि जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से ढक दिया जाए तो क्या होता है, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मोमबत्ती क्या है, बुझ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन के बगैर कोई वस्तु जल नहीं सकती है ना। नाइट्रोजन का प्रयोग उर्वरक के बनाने में किया जाता है। अच्छा, जो पौधों का मुख्य जो तत्व होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। उर्वरक का मतलब क्या है, खाद, है ना। खाद बनाने में डीएपी है, यूरिया है, ये सब। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए खेत में क्या डालते हैं, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए खाद उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन के कुछ यौगिक भूमि के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं, है ना।
आगे है कि कुछ नाइट्रोजन उर्वरक जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट का निर्माण जो है नाइट्रोजन से किया जाता है। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल का निर्माण नाइट्रोजन से किया जाता है। आजकल पैकेट बंद जलपान सामग्री जैसे आलू चिप्स बिना पके और बिना तले भोजन के लिए प्रयोग खाद्य पदार्थों को ताज़ा बनाए रखने के लिए जो है उनके पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस पैकेट की वाष्प को विस्थापित कर देती है। तो ये ध्यान रखना है कि जो गैस होती है पैकेटों में, जैसे कि कुरकुरे के पैकेट हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ठीक है। और अगला है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में। तो पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में जो है उसका प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, है ना। तभी वो जो ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे निकालते हैं तो वो उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, है ना। जीव जंतु क्या है, ग्रहण करते हैं। और वही जीव जंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो वो जो है पेड़ जो है उनसे अपना भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। अगली हेडिंग है देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में सहायक होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आग बुझाने में सहायक होती है। एक मोमबत्ती को एक गिलास की तली में चिपका दें, एक चम्मच खाने वाला सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट गिलास में डालें तथा मोमबत्ती को जला दें। अब गिलास में मोमबत्ती की आधी ऊंचाई तक सिरका डालें। क्या दिखाई देता है, बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं तथा मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है ना। खाने वाला सोडा सिरके में उपस्थित एसिटिक अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। इस गुण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने में किया जाता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग की जाती है। गैसीय कुछ और भी जाने में लिखा है कि गैसीय CO2 को -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जब -57 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब गर्म करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, तब क्या हो जाएगा कि यह ठोस में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक। जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं और यह गीली नहीं होती परंतु बर्फ जैसी दिखाई देती है ना। गीली नहीं होती लेकिन बर्फ जैसी क्या है, दिखाई देती। इसका उपयोग प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर, कोका कोला वही तथा अन्य झागदार पेय में जो बुलबुले दिखाई पड़ते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है क्या, कि जो सोडा वाटर होता है, मतलब जो पेप्सी आप पीते हो, है ना, पेप्सी है, माजा है और बहुत से स्प्रिट वगैरह आती हैं ना, तो ये सब जो है झागदार जो भी पेय पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले यानी वो जो बुलबुले होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। अगला देखो है अग्निशामक यंत्र। इस यंत्र का बाहरी कक्ष धातु का बना बेलनाकार बर्तन होता है। सभी के जैसे स्कूल हो या कोई सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पर आपको अग्निशामक यंत्र मिल जाएंगे, यानी जो आग बुझाने वाली मशीन होती है वो आपको रखी हुई दिखाई देगी, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। देखो लिखा है कि इस यंत्र का बाहरी कक्ष धातु का बना बेलनाकार बर्तन होता है जिसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन जो है भरा होता है। इस बर्तन के अंदर एक छोटी बेलनाकार शीशी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा। तो देखो ये छोटी जो है शीशी बनी हुई है ये वाली, और ये बाकी ये लोहे का जो है बेलनाकार पाइप लगा हुआ, मतलब बेलनाकार बर्तन है लोहे का। और बाकी ये जो छोटी आपकी ये बोतल है इसमें क्या भरा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। उपयोग के समय इस उपकरण को उल्टा करके ज़मीन पर पटक देते हैं, है ना। जब कभी उपयोग जैसे कहीं आग लग गई तो उसको उल्टा पलट देंगे तो होता क्या है, पटकने पर शीशी जो है टूट जाती है। शीशी क्या होती है, टूट जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अच्छा, है जो बेलनाकार पूरा बर्तन है इसमें क्या भरा है, इसमें रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट भरा है। और इस छोटी बोतल में क्या है,
छोटी बोतल में भरा हुआ है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब उल्टा पटकते हैं तो ये शीशी फूट जाती है, टूट जाती है। इससे क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट में मिश्रित हो जाता है। इससे कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के पश्चात बाहर जब निकलते हैं तो इस गैस का छिड़काव जलने वाली वस्तु पर जो है करते हैं और आग यह क्या है, बुझ जाती है। लाल रंग के अग्निशामक यंत्र सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर, बैंक जैसे सिनेमा घर, कार्यालय आदि में रखे जाते हैं ताकि दुर्घटना होने पर उसका तत्काल प्रयोग किया जा सके। ठीक। इसके अलावा आगे है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण किस प्रकार से होता है ना, आपने महसूस किया होगा कि जिस वातावरण में धूल के कण एवं धुएं की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर वातावरण काफ़ी प्रदूषित होता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे वातावरण में वायुमंडल में जो है वायु के संघटक जो होते हैं के प्रतिशत में परिवर्तन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर कम हो जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई तो क्या होगा, मौसम जो है ठंडा होने लगेगा। तो ये ध्यान देना है। अगर ऑक्सीजन कमी हो जाएगी तो वहाँ पर सांस लेने की दिक्कत हो जाएगी। तो उनके जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत में क्या है, परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। क्रियाकलाप लिखा है, इसमें ये भरना है आपको। तालिका बनी हुई है और तालिका में जो है क्या भरना है, देखो तालिका है बाग बगीचे। बाग बगीचे शुद्ध वायु मिलेगी आपको जहाँ पर, है ना। बाग बगीचों में क्या होगा, शुद्ध वायु मिलेगी। और भीड़ भाड़ वाली सड़क, भीड़ भाड़ वाली सड़क, तो भीड़ भाड़ वाली जो भी सड़क होगी वहाँ पर क्या होगा, शुद्ध वायु होगी कि अशुद्ध वायु होगी। तो भीड़ भाड़ वाली सड़क होगी तो वहाँ पर क्या होगा, अशुद्ध वायु आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, अशुद्ध वायु मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहाँ पर जो है धूलकण ज़्यादा होंगे, है ना। आवागमन से क्या है, धूलकण वायुमंडल में ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर अशुद्ध वायु। तो इस खाने में आपको क्या भरना है, अशुद्ध भर देना है। ठीक। और आवासीय क्षेत्र, जहाँ पर आवासीय क्षेत्र मतलब और जहाँ पर शहरी क्षेत्र है, तो शहरी क्षेत्र होगा तो जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा होगी, और जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जायज़ सी बात है वहाँ पर कचरा और वगैरह सब चीज़ें होंगी, ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर अशुद्ध वायु मिलेगी आपकी। लोग ज़्यादा होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा होगी। औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ पर जो है बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर क्या है, आपको अशुद्ध वायु मिलेगी। ये आपको भर लेना है, इसमें फिल कर देना है। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि विभिन्न स्थान पर स्थिति के कारण वायु अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध एवं कम शुद्ध होती है। ईंधनों के जलने, कल कारखानों से हानिकारक गैसों के निकलने एवं अन्य विभिन्न प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों से वायु की संघटकों के प्रतिशत में परिवर्तन होता है। और इन क्रियाकलापों से वायु में अवांछित एवं हानिकारक प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है ना। वृद्धि होना ही क्या है, वायु प्रदूषण की स्थिति को उत्पन्न करता है। जो अवांछित हानिकारक जो प्रदूषक हैं वो जब मिल जाते हैं वायु में, तब जो है वायु प्रदूषण उसको कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषकों की मात्रा वृद्धि से वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों की प्रस्तुतता में परिवर्तन होना वायु प्रदूषण है। यह मानव स्वास्थ्य, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होता है। वायु प्रदूषण मुख्यतः शहरीकरण, औद्योगिक करण एवं वाहनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण होता है। तो क्या है, वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है कि लगातार जो है आपकी जो वाहन है ना, मोटरसाइकिल है, बस हो गया, ट्रेन हो गया, और अनेक जो बड़े छोटे और बड़े वाहन हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो जायज़ सी बात है, इससे निकलने वाला जो धुआं होगा उसके द्वारा जो है वायु प्रदूषण होगा। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, औद्योगिक संस्थान खुले जा रहे हैं, तो क्या है, इससे क्या है, वायु प्रदूषण होता है। अच्छा, इसके बाद लिखा है वायु प्रदूषण के कारक। वायु प्रदूषण किस कारण से होता है? तो देखो, पहला है वायु प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। कारक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को देखो, सूत्र इसका होता है CO। क्या होता है, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या सूत्र होता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपका वायु प्रदूषण का मुख्य क्या है, कारक है। इसके अलावा है ओजोन। ओजोन गैस वायु प्रदूषण कारक भी है, और साथ में ये बहुत जो है क्या होता है, ये लाभदायक भी होती है, जो पराबैंगनी किरणों से हमको बचाती है। इसका सूत्र होता है O3। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमने आपको बताया था CFC इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, CFC, है ना।
ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है ना, क्या इसको कहते हैं, SO2 कहते हैं। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड ये हैं क्या, मुख्य कारक हैं वायु प्रदूषण के। आइए और भी जाने, इसमें देखो क्या लिखा है। हम नाक द्वारा श्वसन करते हैं। नाक में छोटे छोटे रोम व म्यूकस पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसके रोम, उन्हीं को रोम कहा जाता है या बाल, यानी छोटे छोटे नाक में जो रोम होते हैं उनको म्यूकस कहते हैं, जो धूल एवं धुएं के कणों को नाक में जाने से रोकते हैं। इसी कारण हमें मुंह से सांस लेने के लिए मना करते हैं। तो मुख से जो है, मुख में कोई तो बाल होते नहीं है, इसीलिए मुख से जो है सांस लेने के लिए मना किया जाता है। नाक से जो सांस लिया जाता है। इसके बाद है ट्रैफिक पुलिस हमेशा नाक एवं मुंह पर मास्क लगाती है, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक के कारण धूल एवं धुएं के कण अधिक पाए जाते हैं। मास्क से हानिकारक कण नाक एवं मुंह के अंदर जो है नहीं जा पाते हैं। तो यही कारण है कि नाम जो है मास्क लगाया जाता है। स्वच्छ वायु में हम सांस लें, इसके लिए बाजार एवं एयर प्यूरिफायर भी आ रहे हैं। ये वायु में मुख्य रूप से उपस्थित धूलकणों तथा अन्य अशुद्धियों आदि को पृथक करते हैं। पृथक करने का मतलब है अलग कर देते हैं ना। इस प्रकार प्राप्त अशुद्ध वायु श्वास रोगियों, एलर्जी एवं अस्थमा रोगियों के लिए उपयोगी है। तो ये आपको पढ़ लेना। इसके बाद लिखो, वायु के संघटकों की मात्रा में परिवर्तन के निम्नलिखित कारण होते हैं। ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। कोई भी ईंधन जल जाए, है ना, ईंधन जैसे है कि लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, पेट्रोल जलेगा तब भी, है ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, मात्रा जो है बढ़ जाएगी। लगभग सभी ईंधनों, लिखा है कि लगभग सभी ईंधनों में कार्बन उपस्थित होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस बनाते हैं। ठीक है, लकड़ी हो गया, कंडे हो गए जो गोबर से बनाए जाते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोल, LPG के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड वही CO गैस है ना, जो आपको बताया मैंने। वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले धुएं, विभिन्न प्रकार के ईंधन से जलने वाले वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। सीमेंट के कारखानों, ताप बिजली घरों से बर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा वायुमंडल में मिल रही है। तो ये आपको ध्यान देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ से बढ़ रही है ना। तो ये सब उदाहरण हैं। सीमेंट उद्योग हो गया, बिजली घरों में कार्बन डाइऑक्साइड से जो है निकलती है, जो कोयला जलाया जाता है उसमें। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने से ताप में वृद्धि के कारण भविष्य में ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ जो है पिघलने लगेगी, जिससे समुद्र तटीय निचले इलाके जो हैं समुद्र में डूब जाने की शंका होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और इसे ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं ना, ये हम लोगों ने पढ़ा है। कहने का तात्पर्य ये है, जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि वायुमंडल जो है हमारा गर्म हो जाएगा, जिसके कारण जो ध्रुवों पर, जो पर्वतों पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो क्या होगी, पिघल जाएगी। उसके पिघलने से जो समुद्र का तल है वो बढ़ेगा, और जो समुद्र का तल बढ़ेगा तो क्या होगा, जो समुद्र किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनका जो निचला इलाका है, जो खाली इलाका है, तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव होगा। गैसों का उपयोग करते हैं, ये पेड़ पौधों की बात कर रहा है। अतः वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा को संतुलित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो है पेड़ लगाने की बात की जाती है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती जाएगी। अच्छा, इसके बाद लिखो, उद्योगों से सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। उद्योगों से सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा का बढ़ना देखेंगे। कुछ ईंधन जैसे कोयला है, क्या है, कोयला, पेट्रोल में अल्प मात्रा में जो है सल्फर यानी गंधक
अशुद्ध के रूप में जो है विद्यमान रहता है, अशुद्धि के रूप में जो है विद्यमान रहता है, और यह जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक, यानी कोयला और पेट्रोल में क्या है, बहुत ही कम मात्रा में गंधक जो है उपस्थित होता है, जिसको सल्फर कहते हैं ना, सल्फर जो है उपस्थित होता है। और यही जब क्या कर क्रिया करता है तो क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। बिजली घरों, उर्वरक तथा पेट्रोल शोधन कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वायु में जो है मिलती है। फास्फोरिक अम्ल, नायलॉन, सेलुलोज रेसे बनाने वाले कारखानों से निकलने वाले धुएं में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिली होती है। नाइट्रिक अम्ल बनाने वाले तथा चांदी और सोने को शुद्ध करने के वाले कारखानों से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैसें भी वायु में मिलती रहती हैं। तो यही सब क्या है कि वायु प्रदूषण का बाद में कारण बन जाती हैं। इसके बाद लिखा है कि मृत जीवों के अपशिष्टों को हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस एवं अमोनिया NH3 गैस की मात्रा का बढ़ना, ये कैसे बढ़ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। आपने खेतों में जो है या गांव से बाहर किसी स्थान पर मरे हुए जानवरों को सड़ते हुए देखा होगा। इसके सड़ने से बहुत दुर्गंध फैलती है और आप नाक बंद दबा कर तुरंत उस स्थान से दूर निकल जाते हैं। वास्तव में मृत जो है जीवों के अपघटन से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। और इसी प्रकार जीवाश्म ईंधन के जलने पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होती है, जो चांदी के आभूषणों को काला कर देती है ना। मनुष्यों पशुओं के मूत्र में उपस्थित यूरिया के अपघटन से अमोनिया गैस बनती है और इस गैसों की मात्रा जो है वायु में बढ़ती रहती है। नीचे दी गई तालिका में वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रदूषण के कारण मानवीय जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाया गया है। देखो स्रोत क्या है और वायुमंडल में मिलने वाले पदार्थ और प्रभाव क्या होंगे, ये आपको बताना है। इसमें तालिका में दिखाया गया है कि पहला नंबर जो है, वायु का धुआं, काष्ठ, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल एवं प्राकृतिक गैसों का दहन किया जाता है। तब क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है, सिर दर्द होता है, दमा की बीमारी होती है और थकान, ये चीज़ें महसूस होती हैं। इसके अलावा ईंधनों का अपूर्ण दहन, जब हल्का जो है थोड़ा बहुत जो है दहन किया जाता है, जब जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे दम घुटना, ये वाली बीमारी हो जाती है। और तीसरा पॉइंट है कि रेफ्रिजरेटर, है ना, तीसरा पॉइंट है रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैस, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि होती है। जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में गैस प्रयुक्त होती है, उससे क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस जो है वो निकलती है। क्या निकलती है, CFC गैस निकलती है, जो ओजोन परत के क्षरण में सहायक होती है। तो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, CFC गैस से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। कागज निर्माण में जो है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना, जो कागज़ का निर्माण किया जाता है इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस की निकलती है, जिससे वर्षा जल एवं SO2 का अम्लीय वर्षा में परिवर्तन हो जाना, ये प्रभाव होता है। इसके बाद देखो ग्रीन हाउस प्रभाव। ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, इसको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव को पृथ्वी पर पड़ने वाली गर्मी का एक कारक भी कहा जाता है। यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कुछ गैसों की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप होता है। आप जानते हैं कि ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के दौरान करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। परंतु मानवीय गतिविधियों के फलस्वरूप अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती रहती है। इसका मतलब है कि जितना जो है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्सर्जित हो रही है, बन रही है। तो इससे पृथ्वी के वायुमंडल का धीरे धीरे गर्म होती रहती है। तो यही जो है पृथ्वी के वायुमंडल का धीरे धीरे गर्म होना क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही होता है। इसमें ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन,
ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका अनुपातिक प्रतिशत वायुमंडल में बढ़ जाता है। आई बात में, अनुपातिक प्रतिशत का मतलब है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है तो 0.04% हो गई या 0.05% हो गई, इतना बढ़ जाए बहुत हो जाती है ना। तो कहने तात्पर्य यह है कि इनके जो अनुपात में जो बढ़ना उसका है, इसके कारण क्या है, वायुमंडल गर्म हो रहा है। कुछ हरे पौधे गर्म वातावरण में ही पनपते हैं। ठंडे प्रदेशों में उनके लिए शीशे की दीवारों से निर्मित घर बनाया जाता है जिसे हरित गृह या पौधघर कहते हैं। शीशे की दीवारों द्वारा इनमें सूर्य से प्राप्त विकिरण प्रवेश करती है तथा पौधघर को गर्म कर देती है ना। और वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण पौधघर की ही तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है और इसी कारण इसे पौधघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कहते हैं। अम्ल वर्षा पढ़ेंगे तो अम्ल वर्षा की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। अम्ल वर्षा उस वर्षा को कहते हैं जिसमें जल सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइडों जैसे घुले हुए प्रदूषकों की उपस्थिति के फलस्वरूप सामान्य रूप से अधिक अम्लीय हो जाती है। आप जानते हैं कि ये अम्लीय ऑक्साइड जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप मुक्त होती है। अम्ल वर्षा में मुख्यतः नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं जो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों एवं सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने के परिणामस्वरूप बनते हैं। इसके अलावा देखो लिखा हुआ है कि अम्ल वर्षा भवनों एवं मूर्तियों विशेषकर पत्थर संगमरमर से बनी वस्तुओं का क्षरण करती है। अम्ल वर्षा से पर्यावरण पर दुष्परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है ना। कहा जाता है कि जो संगमरमर है इस पर जो है अम्ल वर्षा का बहुत प्रभाव पड़ता है। बारिश की शुरुआत में जो पहला पानी होता है ना, वो जो बारिश होती है उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक, होता ये है कि वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ठीक, तो उससे जो है जल क्रिया करके क्या है अम्लीय वर्षा जो है करती है। अम्ल वर्षा मृदा, जल स्रोत, जंगलों एवं मानवीय स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाती है। बहुत सी झीलें एवं झरने अम्ल वर्षा से प्रदूषित हो गए हैं इसके फलस्वरूप मछलियों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई एवं जंगलों, वन्यजीव तथा अन्य जीवधारियों को नुकसान पहुंचता है। क्या आप जानते हैं कि आगरा के ताजमहल के संगमरमर का क्षरण होकर पीला पड़ना अम्ल वर्षा के कारण होता है। मथुरा में स्थित तेल शोधन कारखाने से सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल से क्रिया करके अम्ल वर्षा करते हैं जो संगमरमर का क्षरण करती है। आई बात समझ में। तो जो मथुरा में जो तेल शोधन कारखाने लगे हुए हैं तो उनसे जो है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड निकला या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली, है ना, तो वो वायुमंडल में फैल जाती है और फैलने के बाद जब वर्षा होती है तो उसके जो कण हैं वो जल के साथ में जो है नीचे आते हैं। तो जल के साथ में जो नीचे आते हैं तो उसमें जो है वो घुल जाते हैं उसके कण, और घुलने के बाद जब वो ताजमहल पर पड़ते हैं तो संगमरमर जो है क्षरित होने लगता है, क्षरण होने लगता है उसका, जिससे उसका रंग क्या है पीला पड़ने लगा है। इसके बाद देखो पढ़ते हैं कि हमने क्या सीखा, पाठ में क्या पढ़ा है, क्या सीखा गया। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, देख लेना है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा होता है जिसे वायुमंडल कहते हैं। चलती हुई वायु हवा कहलाती है ना, चलती हुई वायु क्या कहलाती है, हवा कहलाती है। और अगर बहुत तेजी से हवा आ जाए तो वो आंधी कहलाती है। और अगर हवा के साथ में तेज पानी भी आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, तूफान कहेंगे। वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। ठीक, वायु में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.97% क्या होती है, अन्य गैसें विद्यमान रहती हैं। वायु में जलवाहक तथा ठोस कणों के रूप में धूल के कण भी उपस्थित रहते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है। इसके बाद वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन संश्लेषण व आग बुझाने में काम आती है। अब ये देखो, सबको पता है कि ऑक्सीजन गैस का क्या उपयोग होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या उपयोग होता है ये देखो, ये बहुत ही। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं, और आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है ना।
इसके अलावा देखो, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रयोग जो है उर्वरक बनाने में, खाद, यूरिया, DAP है ना, ये सब बनाने में किया जाता है। वायु प्रदूषण, वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मानक से प्रतिशत मात्रा में वृद्धि होती है। वायु प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुएं, ईंधनों के जलने से निकलने वाले धुएं, कारखानों एवं उद्योगों से निकलने वाले जहरीली गैसों के कारण होता है। तो वायु प्रदूषण किस कारण होगा? वाहनों से निकलने वाला धुआं होगा, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से होगा, और कारखानों उद्योगों से निकलने वाले जहरीली गैसों से होता है। हरित ग्राह प्रभाव क्या है, ये भी लिखा है। हरित ग्राह प्रभाव मुख्यतः CO2 गैस के अधिकता के कारण पृथ्वी की जो गर्मी में क्या है, वृद्धि होती है। वायु में पाई जाने वाली गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल से अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा बनाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा लेसन हुआ है ये कंप्लीट हो गया है। सभी लोग जो है अच्छे से इसको दोबारा पढ़ लेंगे, और जहाँ समझ में ना आए तो रोक कर वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। कल हम इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए थे वो शेष करवा देंगे, सब लिखवा देंगे। सभी लोग अपनी फेयर कॉपी पर नोट कर लेना। अच्छा, बाकी जो है अगला लेसन जो बचा है इसमें कंप्यूटर का, वो एक लेसन है, उसको पढ़ लेंगे, और उसको पढ़ने के बाद उसको भी हम लोग जो है लिख लेंगे, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कर फिर जो है अगली क्लास में।